उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को स्टार्ट करने से पहले, उसकी डिटेलिंग जानने से पहले हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी के बाद इंडिया में कितनी एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हुई हैं। तो सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी ईयर 1968 में आई थी, फिर जो दूसरी आई थी वो 1986 में आई थी। ठीक है, और 1986 को ही मॉडिफाई करके हम लोगों ने 1992 में उसको पेश किया था। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके 34 साल बाद अब 2020 में एक एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने प्रस्तुत किया सबके सामने, जो कि कह सकते हैं कि एक जो ड्रास्टिक चेंज आएगा, काफ़ी डेवलपमेंट होंगे। ठीक है, और बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से मुमकिन हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट था, उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और बताने योग्य है कि जो 10+2 का सिस्टम था हमारे पास, ठीक है ना, जितना मतलब हम लोग जो बचपन से 10 साल तक पढ़ते थे, फिर 10 साल के बाद 10th क्लास पढ़ने के बाद और उसमें जो स्ट्रीम चूज करते थे, ठीक है, तो उस सिस्टम को पूरा इन्होंने खत्म कर दिया है। तो उसकी जगह पे आ गया है 5+3+3+4 का सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम को देखने के बाद ऐसा लग रहा है काश हम भी इस टाइम पे स्कूल में होते या स्कूल में एडमिशन ले सकते। चलिए कोई बात नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बच्चे इस टाइम प्रेजेंटली पढ़ रहे होंगे उनके लिए काफ़ी फायदेमंद ये जो पॉलिसी है, काफ़ी ज़रूरत भी थी इस पॉलिसी की। और बच्चों का जो भविष्य होगा काफ़ी और सिक्योर हो जाएगा और वो प्रैक्टिकल लर्निंग भी ज़्यादा बिलीव कर पाएंगे। ठीक है, और ये हम बात कर लेते हैं जो ये इनका जो स्टेजेस हैं 5+3+3+4 का, इसमें क्या क्या होगा। जो पहला स्टेज होगा 5 साल वाला, उसको हम लोग बोलेंगे फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत प्री प्राइमरी सेक्शन होगा और क्लास वन और क्लास 2 तक की पढ़ाई होगी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों जो सीबीएसई बोर्ड के प्राइवेट स्कूल होते हैं, तो वहाँ पे प्री प्राइमरी सेक्शन होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में आप कभी जो पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि गवर्नमेंट स्कूलों में प्री प्राइमरी सेक्शन नहीं होता, वहाँ पे सीधे डायरेक्ट क्लास 1 से एडमिशन मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल को चेंज कर रही है, अब आप गवर्नमेंट स्कूल में भी प्री प्राइमरी खोला जाएगा और प्री प्राइमरी से ही एडमिशन मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, और एक बात और, क्लास 2 तक कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो बच्चे एग्जामिनेशन से फ्री रहेंगे, कोई भी उनका पेपर और नहीं लिया जाएगा, कोई भी पेपर या जो भी होगा वाइवा कुछ नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उसके आगे बढ़ते हैं 3 साल के लिए, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। तो इस स्टेज को बोलेंगे हम लोग प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, इसमें बच्चों का प्रिपरेशन स्टार्ट होगा, उनका जो डेवलपमेंट होगा वो स्टार्ट कर देंगे। फिर आएंगे हम मिडिल स्कूल की तरफ, जिसमें होगा 6, 7 और 8 क्लास। ठीक है, और 6 से ही यहाँ पे कोडिंग वगैरह, इंटर्नशिप वगैरह यहाँ पे स्टार्ट कर दी जाएगी। फिर आते हैं सेकेंडरी में, जो टॉप मूव जो 4 साल का है, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी हो गई है, जैसे पहले सीबीएसई बोर्ड में क्या होता था कि 10th के बाद हम लोग स्ट्रीम चूज करते थे, साइंस लेना है कि मैथ लेना है कि कॉमर्स लेना है। ठीक है, वो चीज़ अब क्लास 9th में ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो काफ़ी लोग को बोर्ड में इंटरेस्ट हो रहा हो, क्या बोर्ड में क्या सिस्टम है, बोर्ड होंगे कि नहीं होंगे, बोर्ड का पैटर्न क्या होगा, क्या किया गया, तो सब मैं बताऊंगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बोर्ड्स की। देखिए क्लास 10th और क्लास 12th में जो बोर्ड्स एग्जाम होते थे वो तो होंगे, ठीक है, लेकिन जो उसका वेटेज होगा ना, जो उनका परसेंटेज का वेटेज होगा उसको कम कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी सिलेबस होगा उसको उतनी वैल्यू नहीं दी जाएगी। ठीक है, और एक बात और, यहाँ पे बच्चों को 2 चांसेस मिलेंगे पेपर देने के लिए। अगर आपका मतलब साल भर में 2 बार एग्जाम होंगे, ठीक है, 2 बार दे सकते हैं पेपर। अगर आपका पहली बार में नंबर कम आते हैं तो दूसरी बार उसको आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे परसेंटेज को बढ़ावा ना देते हुए यहाँ पे सरकार ने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को बढ़ावा दिया है कि बच्चे प्रैक्टिकल के थ्रू सीखें, समझें चीज़ों को। ठीक है, वही काम आएंगे आगे चल के। तो यहाँ पे 2 चांसेस मिल सकते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस कर रही है यहाँ पे गवर्नमेंट, जो कि एक अच्छी बात है। और एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कि यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूलों में, उसको उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलता था आज से पहले। ठीक है, और लोग सोचते थे फालतू की चीज़ें हैं, पढ़ा लिखा करो, उसी में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा तुम्हारा, इससे कुछ तुम्हारा मतलब नहीं। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने पूरा ऐसा करिकुलम तैयार करके दिया हुआ है कि बच्चों को 10 दिन का जो उनका पीरियड होगा वो बैकलेस पीरियड होगा, वहाँ बच्चे जाके वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे पॉटरी हो गया, गार्डनिंग हो गया, कारपेंट्री हो गया, ये सब जाके एक्सपर्ट से सीख सकते हैं, जो कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा बच्चों के लिए। ठीक है, और रही बात हॉबीज की, स्पोर्ट्स की, तो इसको भी उतना ही वेटेज मिलेगा जितनी वोकेशनल ट्रेनिंग होगी और जितनी भी उनकी हॉबीज होगी, जितनी भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी,
उसको भी उतना ही वेटेज मिलेगा जितने किसी साइंस को मिल रहा है, हिस्ट्री के सब्जेक्ट को मिल रहा है, ठीक है। दोनों का वेटेज बराबर होगा। देखिए, एक्स्ट्रा को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें हम लोग स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो स्पोर्ट्स में जो बच्चा होता है ना, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, उसको पंक्चुअलिटी, मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स और वोकेशनल ट्रेनिंग की मदद से बच्चा अपने आप सीख सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे असेसमेंट के ऊपर। रिपोर्ट कार्ड जब मिलता है तो उसमें साल भर का जो बच्चे का इंप्रूवमेंट होता है, जो बच्चे का प्रोग्रेस होता है, वो केवल टीचर बताता है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब स्टूडेंट भी अपना असेसमेंट खुद कर सकता है। और केवल स्टूडेंट ही नहीं, जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल एक्स पर्सन है, उसके क्लास में काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो वो सारे बच्चे होंगे और वो अपने क्लासमेट्स का भी असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या उनमें कमियां हो वहाँ पे बता सकते हैं, जो कि मैं कह सकता हूँ जो कि ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा कि बच्चे अपने आप को खुद एनालाइज करें, क्योंकि आगे चल के कोई और मिलता नहीं है, खुद ही को अपने आप को ही खुद से ही एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। ये तो बात हो गई असेसमेंट की। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो सब्जेक्ट्स बच्चे अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास 10 में कोई बच्चा मैथ्स लिया है, तो उसको मैथ्स अगर ज़्यादा समझ में नहीं आया तो वहाँ पे मैथ्स के दो आ जाएंगे, एक बेसिक और एक एडवांस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई क्लास 10 के बाद मैथ्स को छोड़ के किसी और फील्ड में, जैसे फोटोग्राफी हो गया, फिल्म मेकिंग, आगे चल के कुछ करता है, तो उसको मैथ्स की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो क्लास 10 में अपना मैथ्स को बेसिक ले सकता है, तो उससे एग्जाम पास कर सकता है, ठीक है। ये केवल मैथ्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ये ऑल ओवर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। एक बात और यहाँ पे है कि बच्चों को स्कूल्स में ना स्किल्स सिखाई जाएंगी, जैसे एनालिसिस करने की स्किल्स सिखाई जाएगी, क्रिटिकल लर्निंग की स्किल्स सिखाई जाएगी, जो कि बच्चों को आने वाले जो उनका वो डे होगा उसमें काफ़ी उनको हेल्प मिलेगी। जैसे मान लीजिए क्लास 11 का कोई बच्चा है, 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करने को मिलते थे फिलहाल अभी तक तो, लेकिन अब 9th से चूज करने को मिलेंगे। तो 10th में क्या हो जाता कि ये एक बहुत सारा हार्ड रूल था कि जो बच्चा साइंस लेगा कोई साइंस पढ़ेगा, जो बच्चा कॉमर्स लेगा कॉमर्स पढ़ेगा, और जो बच्चा ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लेंगे वो पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अब आप साइंस के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा वेरिएशन दिखने को मिलेगा, काफ़ी वैरायटी होगी, ठीक है। बच्चे को जिसमें सुविधा मिलती है वो सब्जेक्ट लेके उसका पेपर देगा वो, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड रेगुलेशन नहीं बचा रहेगा, ठीक है। ये तो बात होगी और बोर्ड्स एग्जाम की, असेसमेंट की, रिजल्ट की कैसे कैसे रहेंगे। हम बात कर लेते हैं कि जो एनईपी का रूल है वो कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जो एनईपी की रिपोर्ट में लिखा है कि शायद 2022 से 2023 तक का जो सेशन होगा वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश रहेगी, ठीक है। तो अगर 2022-2023 तक इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता तो इतनी बड़ी पॉलिसी है तो टाइम तो थोड़ा लगेगा, तो मान लीजिए 2024 तक तो इसको इम्प्लीमेंट कर देगी। मतलब अभी जो बच्चे क्लास 8th में होंगे या फिर 9th में होंगे जो अपना वो बोर्ड देंगे तो इस रूल के तहत दे सकते हैं, लेकिन जो प्रेजेंटली 10th में होंगे इस बार, तो जो अपना बोर्ड देंगे तो उम्मीद कम लग रही है कि उस टाइम तक ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी तेज काम करेगी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। टीचर्स की ट्रेनिंग भी इसी तरीके से होगी जिस हिसाब से पॉलिसीज है, ठीक है ना। तो ये सब होगा। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात करेंगे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो गोल्स फॉर 2035, ठीक है। देखिए सरकार ने ये कहा है कि हम जितनी भी सेकेंडरी एजुकेशन है उसको 2035 तक 100% करना चाहते हैं। तो इस रेशियो का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए प्राइमरी जो प्री प्राइमरी सेक्शन होगा वहाँ पे तो 100% जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे अपनी जो सेकेंडरी पढ़ाई करते हैं तो 100 में से केवल 56% केवल लोग अपनी पढ़ाई कर पाते हैं, 12th तक की पढ़ाई कर पाते हैं। तो सरकार इसको 2035 को 100% करना चाहती है। मतलब एक बार जो बच्चा निकले जो प्री प्राइमरी में एजुकेशन ले तो पूरा जितने में मान लीजिए 100 बच्चे अगर प्री प्राइमरी में एजुकेशन स्कूल में लेते हैं तो वो पूरी सेकेंडरी की पढ़ाई 100 बच्चे पूरी कंप्लीट करने निकले। लेकिन अभी जो करंट रेशियो है ये फिर जो करंट परसेंटेज है सेकेंडरी स्कूल का वो 56.15% के आसपास है, ठीक है, जो कि काफ़ी कह सकते हैं कम है। अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन में जो ये रेशियो इस टाइम पे है वो जो परसेंटेज है वो 26% है, जो कि काफ़ी कम है। सरकार इसको 50% करने की कोशिश करेगी 2035 तक के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब देखिए स्टार्टिंग में तो सब स्कूल जाते हैं, फिर धीरे धीरे परसेंटेज जो होता है बच्चों का स्कूल जाने के लिए वो कम हो जाना पड़ता है, कम हो ही जाता है, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, लैंग्वेज, जिसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो रही है, काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब हम बात करेंगे किस मीडियम में जो भी एजुकेशन होगी वो दी जाएगी, इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है इस चीज़ को लेके, तो वही समझते हैं। तो यहाँ पे एनईपी ने ये कहा है कि जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक बच्चों को उनकी रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन मिलनी चाहिए, मदर टंग में एजुकेशन मिलनी चाहिए। आप जो यहाँ
या फिर जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज तो वहाँ तक मतलब उसी लैंग्वेज में उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। एनईपी ने ये भी कहा कि जहाँ तक मतलब क्लास 5 तक तो उनको एजुकेशनल लैंग्वेज में ही शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्ट के साथ ये कहा गया कि जो 6 साल तक जो जिस बच्चों की उम्र 6 साल तक की होती है तो उनमें जो रिसर्च के द्वारा ये पाया गया कि उनमें मल्टी लैंग्वेज सीखने की जो क्षमता होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो मतलब वो अगर 6 साल से 8 साल के बीच में कोई बच्चा है तो उसको 2-3 लैंग्वेज वो आसानी से सीख सकता है, उसका माइंड उस चीज़ के लिए बिल्कुल ट्रेन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रोवर्सीज कुछ इस प्रकार हैं कि जैसे मान लीजिए एनईपी रिकमेंड कर रही है केवल, ठीक है, फोर्स नहीं कर रही है, रिकमेंड कर रही है स्कूलों को कोई आप जो एजुकेशन है उसको रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग में करवाइए। ठीक है, लेकिन वो किसी को फोर्स नहीं कर रही है कि आप हिंदी, जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे हिंदी इम्पोज कर रही है, आप एनईपी की जो पॉलिसी वो हिंदी इम्पोज बिल्कुल नहीं कर रही है, वो केवल रिकमेंड कर रही है। ठीक है, इसके फायदे ये बहुत है, आगे चल के जैसे मान लीजिए कोई इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ रहा है, कोई एसएससी बोर्ड में पढ़ रहा है, ठीक है, कभी ना कभी वो बाहर मतलब कभी ना कभी उस जॉब के लिए वो बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेन ड्रेन होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। तो अगर वो रीजनल लैंग्वेज सीखता है तो ब्रेन ड्रेन कम रहेगा। देखिए, आइडिया के लिए कोई लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है। ठीक है, किसी भी थॉट्स का लैंग्वेज से कोई भी लेना देना नहीं है। थॉट्स अपनी जगह है, लैंग्वेज अपनी जगह है, उसको बस आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर हम आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वहाँ सरकार ने वहाँ प्राइमरी एजुकेशन को इंग्लिश में कराने का पूरा फैसला लिया हुआ है। ठीक है, मतलब वहाँ की जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो पूरी इंग्लिश में होगी। अगर कोई बंदा वहाँ से निकलते हैं, मतलब किसी की जॉब है वहाँ पे, वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहा है, लेकिन वो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आता है, तो नॉर्थ इंडिया में क्या होगा, नॉर्थ इंडिया मेजॉरिटली जो पढ़ाई होती है वो हिंदी मीडियम में होती है, तो वहाँ पर थोड़ी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चलिए कुछ ना कुछ समय बाद तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे एक 3 लैंग्वेज पॉलिसी सरकार की है। ठीक है, इसमें इस पॉलिसी में क्या है कि मतलब आप 3 लैंग्वेज सिखा सकते हैं, लेकिन 3 में से 2 लैंग्वेज होगी वो इंडियन होगी, एक फॉरेन होगी। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में अगर प्राइमरी एजुकेशन इंग्लिश में हो, जैसे आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हो, अगर वहाँ की प्राइमरी एजुकेशन इंग्लिश में हो रही है तो जो बाकी एजुकेशन होगी या तो तेलुगु होगी या फिर हिंदी होगी। ठीक है, ये नहीं कि एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक फ्रेंच, जी नहीं, और एक हो सकती है बाहर की लैंग्वेज और 2 इंडियन की लैंग्वेज होगी। ठीक है, यहाँ पे कुल मिला कीजिए मेरा ओपिनियन है कि आइडियाज़ के लिए कोई लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, आइडियाज़ किसी भी लैंग्वेज जा सकते हैं, तो बस उसको आपको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, नॉलेज जरूरी है। लैंग्वेज किस मोड में आप उस लैंग्वेज को ले रहे हैं वो ज़्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन इसका एक काउंटर स्ट्राइक ये हो रहा है कि एक तर्क ये दिया जा रहा है कि जैसे गूगल हो गया, जितनी भी साइंटिफिक चीज़ें हैं वो सब इंग्लिश में है और इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, और जैसे कोई बाहर जाएगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश ना बोलने से या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। अगर हम बात कर लेते हैं अब यूनिवर्सिटीज़ की, तो यूनिवर्सिटीज़ का जो पहले एक रूल था कि जो 12th के परसेंटेज पे एक हर यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग अपना पेपर लेती थी, कुछ तो मेरिट के ऊपर ही लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा CEE, जिससे आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसी भी कॉलेज में, इंडिया किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि जितने प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे, मेडिकल, इंजीनियरिंग, उसके एग्जाम अभी भी अलग होंगे वो। ठीक है, और बाकी जितने BSc, BCom या आर्ट्स से जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए कॉमन एंट्रेंस होगा, जिसकी बदौलत से आप वहाँ पे जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं। और एक बात और यहाँ पे है, इसका एक सिस्टम यहाँ पे फिर हो रहा है कि प्राइवेट, यहाँ पे NAP फोर्स तो नहीं कर सकती प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो इनका अलग से इंटरेस्ट होता है, वो खुद अपना फॉर्म निकालती हैं। ठीक है, अगर वैसा करेंगी, अगर वैसा करना बंद कर देगी तो उनका जो भी फॉर्म से रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी बंद हो जाएगा। तो शायद यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी भी होंगी शायद एग्री ना करें। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे नई चीज़ है तो धीरे धीरे करने में टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट यहाँ पे सेटलमेंट कर ही लेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर हायर एजुकेशन की, तो देखिए इंडिया के करीब 7.5 से 8 लाख स्टूडेंट हर साल बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बाहर की 100 यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में अपना कैंपस लगाने की अनुमति देगी। ठीक है, और उनके लिए अलग से लॉज बनेंगे, अलग से कुछ रेगुलेशन बनेंगे, और ऐसा नहीं कोई भी यूनिवर्सिटी आके यहाँ पे करेगी, पूरा उनकी बाकायदा जाँच होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर इसको हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल काफ़ी एक अच्छा निर्णय है गवर्नमेंट ने लिया है, जिसकी बेनिफिट कंट्रीज को मिलेगा। कंट्री हमारी और ग्रोथ करेगी और डेवलप करेगी, और बच्चों को तो फायदा होगा ही होगा।
यहाँ पे लोगों को कुछ मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, किसी चीज़ का क्रिटिसिज्म करने के लिए पहले आपको उस चीज़ को पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे लोगों की बातों में ना आए जो झूठी खबरें फैला रहे हों, ये कह रहे हो कि आप यूनिवर्सिटी हिंदी इम्पोज किया जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी इम्पोज कहीं पे भी एनईपी की पॉलिसी में केवल हिंदी लैंग्वेज केवल एक बार ही इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ठीक है, जो कि मिसगाइड करे आपको और जिनको आधी अधूरी जानकारी है उनके बहकाव में ना आए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ मैंने जो बताने की कोशिश की है एनईपी के बारे में, तो आपको समझ में आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।